जैसे ही उसने टैबलेट के बारे में सर्च किया, सामने एक शॉकिंग चीज आई, एक वार्निंग। यहाँ एक शॉकिंग सच सामने आता है, फार्मा कंपनीज का इन्फ्लुएंस। Pharma companies. रेनिटिडाइन तो 2019 में ही बैन कर दी गई थी, क्योंकि उस दवा में कैंसर काउजिंग सब्सटेंस पाया गया था, जिसके मैन्युफैक्चरर ने डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए दिए। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया के 20% ड्रग या तो अनसेफ हैं या वो बैंड हैं। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आपके हाथ में जो दवा है वो आपके लिए खतरा बन सकती है, और क्यों कुछ ऐसी दवाई जो डेंजरस हो सकती हैं वो मार्केट में आज भी बेची जा रही हैं। इस वीडियो में हम इस सच का पता लगाएंगे और अनकवर करेंगे किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। 30 अक्टूबर 2024 एक ऐसा दिन जो कभी ना भूलने के लायक हो। एक लड़का अपनी माँ के गैस और सर में दर्द होने की वजह से परेशान है, सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वैसे भी दवाई की जरूरत है, तो अपने गाँव की एक छोटी सी मेडिकल शॉप पे जाता है। केमिस्ट ने उसे 2 दवाई दी। एक तो उसके लिए जाना पहचाना ज़ीरोडोल्पी थी, जो उसने पहले ली भी थी। दूसरी एक नई अजीब सी टैबलेट थी। जैसे ही सुबह होती है, उस लड़के की माँ की तबीयत खराब रहती है। वो सोचता है कि क्यों ना मेडिसिन चेंज कर दिया जाए, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आता है, चलो इस दवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चलो चैट जीपीटी से देख लेता हूँ। और जैसे ही उसने टैबलेट के बारे में सर्च किया, सामने एक शॉकिंग चीज आई, एक वार्निंग। रेनिटिडाइन तो 2019 में ही बैन कर दी गई थी, क्योंकि उस दवा में कैंसर काउजिंग सब्सटेंस पाया गया था। ऐसा केमिकल जो कैंसर को प्रमोट कर रहा है, उसका दिमाग हिल के रह गया। क्या ये सच में बैंड मेडिसिन थी? क्या हम अपने माँ बाप भाई बहन को इस टैबलेट के थ्रू कैंसर का पेशेंट बना रहे थे? क्या ये जान के वास्ते खतरनाक थी? अगर ये बात सच है तो ये किस तरह से मार्केट में बेची जा रही है? क्यों मार्केट में बैन होने के बावजूद भी ये दवा अवेलेबल है, और क्यों गवर्नमेंट अभी तक इस पे एक्शन नहीं ले रही है? क्या ये सब कुछ एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? डॉक्टर जिन्हें लोग अपना रक्षक मानते हैं वो भक्षक बन गए हैं। डॉक्टर, केमिस्ट और फार्मा कंपनीज, क्या ये सब मिलके हमें धोखा दे रहे हैं? और आप भी ये सोच रहे हैं कि ये सब कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये मेरी, आपकी, सबकी कहानी है। क्या हम सच में जानते हैं कि जो हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है? क्या हमारी हेल्थ के साथ लोग अपने फायदे के लिए खेल रहे हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अब इस सवाल जवाब के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आपने अब तक जाना वो तो सिर्फ शुरुआत है। गैस और सर मेडिकल शॉप पे जाते हैं, एक सवाल आता है, कभी सोचा है कि कितना ट्रस्ट हम मेडिसिन पर बिना सोचे समझे कर लेते हैं? एक सर्वे के मुताबिक 66.4% लोग बिना सोचे समझे दवाई ले लेते हैं, और 45% लोग फीवर की दवाई बिना डॉक्टर की राय के खुद खा लेते हैं। वैसे तो 52% लोग पैरासीटामोल थोड़ी सी फीवर आने पर खा लेते हैं, बिना किसी डॉक्टर एडवाइस के। लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि कुछ मेडिसिन तो बैंड भी हो सकती हैं। हाँ, सच में इंडिया में बहुत सारी बैंड मेडिसिन फार्मेसीज में बिकती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बैंड मेडिसिन होती क्या है और ये अवेलेबल क्यों है। चलो मेडिसिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि बात समझने में आसानी हो। पहली टाइप है सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग्स। इसमें एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जैसे पैरासीटामोल, जो फीवर और सर दर्द के लिए यूज की जाती है। दूसरा टाइप है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जो ऐसा टाइप है जिसमें मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो अलग अलग इशू को टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत है, कुछ एफडीसीज के इंग्रेडिएंट्स आपस में ठीक से काम नहीं करते हैं, ये रिस्क पोज करते हैं। 2016 में इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 344 एफडीसीज को बैन किया था हेल्थ रिस्क की वजह से, और 2024 तक 156 एफडीसीज और बैन की गई हैं। फिर भी ये बहुत सारी फार्मेसीज में अवेलेबल हैं। यहाँ एक शॉकिंग सच सामने आता है, फार्मा कंपनीज का इन्फ्लुएंस मार्केट में बहुत ज्यादा है। एक और एग्जांपल से समझो, कोविड-19 के टाइम की डोलो 650 फीवर की एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, जिसके मैन्युफैक्चरर ने डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए दिए ताकि वो उसकी ब्रांड को प्रिस्क्राइब करें। रिजल्ट क्या हुआ? डोलो 650 कंपनी की सेल 2019 से लेकर 21 तक 25% तक इंक्रीज हो गई। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया के 20% ड्रग या तो अनसेफ हैं या वो बैंड है। तो आप ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट इस पे खड़ी क्यों नहीं हो रही है? बात ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है। कुछ की रीजंस हैं कि बैंड मेडिसिन अब तक मार्केट में अवेलेबल है। पहला, रेगुलेशन में लूप होल्स हैं जो हर फार्मेसी को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल बनाते हैं। दूसरा है वीक इन्फोर्समेंट, रूल्स तो हैं लेकिन रिसोर्स ही लिमिटेड है। तीसरा है फार्मा इन्फ्लुएंस, कंपनीज कभी कभी बैंड ड्रग्स को प्रॉफिट की वजह से पुश करती हैं। फिर अवेयरनेस की कमी है, जो लोकल फार्मासिस्ट को पता भी नहीं होता कि कुछ मेडिसिन तो बैंड है
और लास्ट कस्टमर की डिमांड भी है जो इन मेडिसिन को मार्केट में बनाए रखती हैं। लेकिन आखिर में हम जो कंज्यूमर्स हैं हम ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। जब हम अंधा भरोसा कर लेते हैं कि हर मेडिसिन हमारे लिए सेफ है तो हम अपनी हेल्थ और कभी कभी तो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या हमें सिर्फ MBBS डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। देखो सच ये है, रूरल एरियाज में डॉक्टर 70 रुपए में ट्रीट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि तुमने ही तो कहा था कि लोकल डॉक्टर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। तो इसलिए क्योंकि बड़े हॉस्पिटल और MBBS डॉक्टर्स आपको 50 या 70 रुपए की दवा नहीं देंगे, वो तुमसे कई सारे टेस्ट करवा लेंगे जिससे तुम्हारा बिल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल FICCI ने रिवील किया था कि 50% टेस्ट अननेसेसरी थे जो हॉस्पिटल्स ने रिकमेंड किया था, और ये सिर्फ रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया गया था। गुड़गांव के एक रिपोर्टेड हॉस्पिटल में एक केस आया इसमें डेंगू का ट्रीटमेंट पैकेज 2 लाख रुपए का था, लेकिन फाइनल बिल 15 लाख रुपए का बना दिया गया। पेशेंट की फैमिली को एवरी स्मॉल आइटम का चार्ज किया गया जो पहले पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। कुछ डॉक्टर पेशेंट को स्पेसिफिक लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर या फार्मेसी रेफर करते हैं, यानी बताते हैं, और जहाँ उनका कमीशन फिक्स होता है, यानी डॉक्टर को पेशेंट से ज्यादा कमीशन के थ्रू प्रॉफिट मिलता है। जैसे आपको भी कई डॉक्टर्स ने बोला होगा कि आप उस मेडिकल से जाकर दवाई लीजिए, आप उस मेडिकल से जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराइए। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? यहाँ भी चंदा धंधा चल रहा है दोस्तों। कई बार पेशेंट को जरूरत ना होने पर भी ICU में एडमिट कर लिया जाता है और उनका वहाँ रहना अननेसेसरली बढ़ाया जाता है। ICU में बहुत ज्यादा हाई बिलिंग होती है और इससे हॉस्पिटल का रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ता जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक बार दिखाया कि 30% ICU एडमिशन अननेसेसरी थे, यानी बिला जरूरत के थे, जो हॉस्पिटल ने अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया था। देखिए बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन ईमान के बाद सेहत सबसे बड़ी दौलत है और अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। 2 बातें हैं, एक तो है कि दवाई डेंजरस होना और दूसरा है दवाई महंगी होना। महंगी दवाई तो एक पल के लिए आप सह लेंगे क्योंकि आपकी जेब में थोड़ा दबाव पड़ेगा, लेकिन वो दवाई जो डेंजरस के साथ महंगी है, यानी वो आपके लिए खतरनाक भी है और महंगी भी है, वो नुकसानदेह है। आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट का सही यूज करें, उस दवाई के बारे में जानें, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके फायदे क्या है, और उसको जानकर फिर यूज करें। नेता के अनभक्त तो हम बन ही रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर के भी अनभक्त ना बने, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज हमें लूटने पर पड़ी हुई हैं। इसीलिए वो बैंड दवाइयों को भी आजकल बेच रही हैं। जहां 5 रुपए की दवाई होती है वहां उस दवा का MRP 500 रुपए कर दिया जाता है, यानी हजार% प्रॉफिट लिया जाता है। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें अनलिमिटेड रिटर्न है। अपना ख्याल रखें, दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करें और बिना डॉक्टर की राय के दवाइयों को इस्तेमाल ना करें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिए।